प्यारे दोस्तों, सार एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारे मंच में आप सभी का अभिनंदन है। मेरा नाम संजय बिष्ट है और मैं फ़िज़िक्स का एजुकेटर हूँ। आज हमने जो कैलकुलस की श्रृंखला चल रही है हमारी, तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का पहले मैं भाव बता दूँ, उसका मीनिंग बता दूँ। जिस इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, पहले उसको मीनिंग को समझाने के पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की बात करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन को अगर हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, इमेजिन करिए, तो बहुत छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंशियल पार्ट्स हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के अलग कर देना। और अगर वो टूटे हुए पीसेस को, छोटे छोटे डिफरेंशियल टूटे हुए पीसेस को अगर हम वापस से मिला के ये पेन को बना दे रहे हैं, मतलब हम जोड़ दे रहे हैं उन पीसेस को, तो दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को कहेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, समीशन। छोटे छोटे पीसेस को हमने जोड़ के मिला दिया और ये पेन बना दिया, तो ये उल्टा हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, समीशन, जोड़ देना, ऐड कर देना। तो चलिए अब इंटीग्रेशन को समझने के पहले हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सामने ग्राफ बना हुआ है, x वर्सेस y। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है और हम इसके नीचे का इतने पार्ट का, पूरे पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं, पूरा एरिया निकालना चाहते हैं ये वाला। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके नीचे जो एरिया है इसको हम छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स में तोड़ दे रहे हैं। ये पतली पतली स्ट्रिप्स हैं। तो किसी एक स्ट्रिप को अगर आप देखो, मान लो इसको आप देखते हो, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। इसमें अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करो, छोटा सा मूवमेंट करो इस डायरेक्शन में, इमेजिन करो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो x की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू में एक चेंज आ रहा है। मान लीजिए चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा x कहते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं, ये वाली स्ट्रिप जो मैंने यहाँ पे हैच की हुई है, ये हमने यहाँ बना ली है। तो ये जो शेप है इसको वैसे तो हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ये जो ट्रेपीजियम है, इसमें अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं थोड़ा सा x एक्सेस के अलोंग, तो x की वैल्यू में चेंज आएगा, तो वो डेल्टा x हो गया। और ये हाइट जो है ये y है, तो दिस इज़ द ट्रेपीजियम। अब अगर हम ये कह रहे हैं, मतलब क्योंकि देखिए जो इंटीग्रेशन था उसकी अगर हम कहें जो डिस्कवरी हुई है, तो उसकी डिस्कवरी में एक बहुत मेजर योगदान जो रहा है वो न्यूटन का रहा है। तो न्यूटन को, मतलब हम मानते हैं कि न्यूटन ने इंटीग्रेशन या कैलकुलस की डिस्कवरी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो ये मतलब सोच लीजिए कि यहाँ पे न्यूटन का दिमाग लग रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमें ये पूरा एरिया निकालना है तो हमने इसको छोटे छोटे ऐसे ट्रेपीजियम्स में तोड़ दिया। फिर अगर हम इन सारे ट्रेपीजियम्स के एरियाज़ को ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। ये हमारी फ़िलॉसफी है इसके पीछे की, इसके पीछे का ये हमारा इंटेंशन है, या कह लीजिए ये सोच है। तो अगर इस ट्रेपीजियम का हमको एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। अब ये डेल्टा x है और ये हाइट y है। तो अब सोचिए कि अगर हम ये दो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं हमें, इस लाइन को अगर हमने यहीं पे रोक लिया और दूसरी लाइन को हम इधर ले जा रहे हैं, दूसरी लाइन को अगर हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा x कम होता जा रहा है। देखिए डेल्टा x कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जब हम इस लाइन को, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के बहुत नज़दीक ले आएंगे तो ये डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और दूसरा ये भी हो रहा है कि जब हम इसको करीब ला रहे हैं, जैसे ये था ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम था, अगर हम इसको इधर ले जा रहे हैं
अभी 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 इस समय आप देखिए, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, लेकिन अगर हम इसको उधर शिफ्ट करते हैं, थोड़ा ऐसे ले आते हैं, तो देखिए ये पहले ट्रायंगल ये था, अब ट्रायंगल ये हो गया। तो मतलब ये जो ट्रायंगल है ये छोटा होता जा रहा है। और लिमिटिंग केस में जब ये लाइन इस लाइन के बहुत करीब आ जाएगी, बहुत बहुत करीब आ जाएगी, तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये बहुत छोटा हो जाएगा। और ये ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ट्रेपीजियम का एरिया रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया है। लेकिन जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बहुत नज़दीक आ जाएगी, तो ये जो दिख ही रहा है यहाँ पे कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ट्रायंगल के एरिया को अगर नेगलेक्ट कर दो तो आप ये कह सकते हो कि इस ट्रेपीजियम का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो लिमिटिंग केस में जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बहुत नज़दीक हो जाएगी, तो ये डेल्टा एक्स ये बहुत छोटा हो जाएगा, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा, डिफरेंशियल क्वांटिटी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा डी एक्स, ये पहले डेल्टा एक्स था, अब हो गया डी एक्स। और इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया नेग्लिजिबल हो गया। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है, वाई डी एक्स। तो लिमिटिंग केस में एक ट्रेपीजियम का एरिया वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है, और दूसरे का बगल वाले का भी सिमिलरली वाई डी एक्स, फिर उसके बगल वाले का भी वाई डी एक्स। अब क्योंकि ये जो चौड़ाई है इसकी, ये जो थिकनेस है, ये नेग्लिजिबल है, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ ट्रेपीजियम्स बनेंगे वो इनफाइनाइट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, उनकी वैल्यू बहुत हाई होगी। तो अगर हम ऐड करते जाएं सारे एरियाज़ को, ट्रेपीजियम्स के एरियाज़ को, तो हमें इन्फिनिटी तक ऐड करना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ बनेगी, दिस विल मूव अप टू इन्फिनिटी, दिस विल रेस अप टू इन्फिनिटी। So this will be the total area A, this area that we intend to find out। ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये एरिया हमें जो निकालना था हैश्ड एरिया, ये A है, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये जो हमने प्रक्रिया की है, ये छोटे छोटे टर्म्स को, ये देखिए यहाँ dx है ना, तो dx बहुत छोटा टर्म है, तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस इज़ अ डिफरेंशियल क्वांटिटी। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को जो हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे इन्फिनिटी तक, इस एडिशन के प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन, योग, जोड़ दिया हमने। और इसको हम लोग लिखने का हमारा अंदाज़ ये होगा कि जब हमने इसको ऐड कर दिया और इन्फिनिटी तक, तो लिखने का अंदाज़ ये होगा इंटीग्रेशन, ये साइन बनेगा वाई डी एक्स। वाई यहाँ पे क्या है, ट्रेपीजियम की हाइट है। अब आप ये देखो, ये हाइट चेंज हो रही है, यहाँ पे ये हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है। तो ऐसे सोचो कि ये वाई और ये वाई और ये वाई कोई ज़रूरी नहीं है इन सब वाइज की वैल्यू सेम हो, इन सब वाइज की वैल्यू डिफरेंट है। ये वाई एक वेरिएबल है, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। और यहाँ पे देखिए ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये जो साइन है इस तरह का, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समीशन, एडिशन। इट विल गिव यू, इफ यू ऐड दिस अप टू इन्फिनिटी, इट विल गिव यू द टोटल एरिया अंडर द कर्व। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। और यहाँ पे लिमिट्स लगी हुई हैं x1 टू x2। x1 को हम लोअर लिमिट कहेंगे और x2 को अपर लिमिट कहेंगे। ये x1 यहाँ से x2 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया आ जाएगा। दिस इज़ द एरिया। सो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग कर्व के नीचे का एरिया निकाल लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंटीग्रेशन डिस्कवर ना हुआ होता, लगता क्या है, वास्तव में सच बात है कि अगर इंटीग्रेशन की डिस्कवरी ना हुई होती तो हम लोग ये एरिया नहीं निकाल सकते थे, कोई भी जनरल कर्व के नीचे का एरिया नहीं निकाल सकते थे। मतलब ये न्यूटन साहब की देन है कि जो हम ये एरिया एग्जैक्टली निकाल पा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया है, इससे पहले मैंने जो इसकी फ़िलासफ़ी बताई थी, जो थॉट बताया था कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ देना, छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग कर देना, और उन पीसेस को मिला के वापस से अगर तुम सिस्टम को बना दो, पेन को बना दो, तो वो प्रोसेस इंटीग्रेशन का हो गया, जोड़ देना। तो इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, मतलब देखिए मैं यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मेरा इंटेंशन ये है कि मैं उतनी मैथ्स पढ़ाऊँ कि आपकी वो फिज़िक्स में काम आ जाए। मतलब मेरा इंटेंशन यहाँ मैथ्स पढ़ाना डीपली नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन को अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है,
तो जितने भी डिफरेंशिएशन में हमने फार्मूले पढ़े थे, इंटीग्रेशन में वही फार्मूले पलट जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं, मान लीजिए एक फार्मूला लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंशिएशन का है, डी बाई डी एक्स निकालना, मतलब वी हैव डिफरेंशिएटेड द फंक्शन। अब अगर इसी को आप ऐसे लिख दो, डी एक्स को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये वापस से ये आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस रिवर्स है, तो वापस से आ जाएगा साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ लिमिट्स लगा दी थी, ये जो नीचे लिखा हुआ है x1 ये लोअर लिमिट है, और जो ऊपर लिखा है x2 ये अपर लिमिट है। जब हमने लिमिट्स लगा दी थी तो इस प्रोसेस को लिमिट्स लगाने के बाद ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हमने लिमिट्स नहीं लगाई हैं तो ये इनडेफिनेट है। लिमिट्स लगा देंगे तो ये डेफिनेट हो जाएगा कि मतलब हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक डेफिनेट हमने डिफाइन कर दिया, तो इट बिकम्स ए डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब हम लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो इसको हम ऑब्वियसली कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इनडेफिनेट दो चीज़ें हो गई। तो इसी तरह सारे फॉर्मूले रिवर्स हो जाएंगे, तो ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा फार्मूला देखें, जैसे हम देखें मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसको ऊपर ले जाते हैं डी एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स। या फिर ऐसे लिख लो, अगर यहीं पे हम ऐसे कर दें इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस को अगर हम इधर ले जाएं, माइनस मतलब -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे इक्वल टू साइन एक्स आ रहा है। अब अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पलट के ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए। और d बाई डी एक्स, एक फार्मूला ये बस याद कर लो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n। एक फार्मूला ये याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n को अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर, मान लो n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 + 1 4 हो जाएगा, और नीचे भी 3 + 1 4 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये भी हो सकता है एक्स टू द पावर 4 को अगर इंटीग्रेट करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, 4 का 5, n+1 मतलब +1 कर देंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन n की वैल्यू 4 है, 4 + 1 5
नीचे भी 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बाकी थोड़ा सा ऐसे इसको रिवर्स करके आप निकाल सकते हो। आगे देखते हैं। जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखिए फार्मूला वही वाला फार्मूला लिखा है। तो अब कैलकुलस इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं इजीली। तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ। तो देखते हैं, मान लीजिए कि हमने ये ग्राफ बनाया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। अब आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देखिएगा, मैंने ग्राफ बनाने के तरीके बताए हैं, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्पेशली मैंने ग्राफ बताया है कैसे बनाया जाता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, और इसमें मान लीजिए हमें ये एरिया निकालना है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के बीच का, ये हैश्ड एरिया, ये निकालना है। तो हमने वही किया जो अभी हमने जो फार्मूला आपको बताया था। एरिया का फार्मूला क्या है, ए स्टैंड फॉर दिस एरिया, ये एरिया हुआ। एरिया का फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन y dx, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 1 से 2, 1 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ y की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो ये एरिया आ गया। अब ये हमने जो फार्मूला बताया था x टू द पावर n dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब n की वैल्यू कंपेयर करिए, n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब 3, और नीचे भी 2 प्लस 1 मतलब 3, एक्स क्यूब बाई 3 आ रहा है। और जब हम यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे, देखिए जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो हम मतलब बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करेंगे, और जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हमने लिमिट्स नहीं लगाई हैं, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने जैसे लिमिट्स लगाई हैं, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात ही नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स क्यूब बाई 3, तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3। उसके बाद आप ऐसे ब्रैकेट बना लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही है क्योंकि बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे जो लोअर लिमिट है अब इसको ऐसे लिखा जाता है 1 और अपर लिमिट 2। फिर अगले स्टेप पे हमें क्या करना है, ये 3 को हमने कांस्टेंट है बाहर ले लिया ब्रैकेट के, फिर इस x की जगह अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या है 2, तो x की जगह 2 रखो, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब। फिर इस x की जगह लोअर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, 1 टू द पावर 3, और बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा, इसीलिए इसको कहते हैं एग्जैक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो ये आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये पावर है इंटीग्रेशन की, मतलब ये पावर को कह सकते हो कि ये न्यूटन का दिमाग है, न्यूटन के दिमाग की शक्ति है कि आपने एरिया को एग्जैक्टली निकाल लिया। और अगर ये मतलब इसकी डिस्कवरी ना हुई होती इंटीग्रेशन की, तो इस एरिया को हम लोग निकाल नहीं सकते थे, एरिया की बात ही नहीं हो सकती थी, मतलब एरिया को हम कभी कभी नहीं निकाल सकते थे, एग्जैक्ट एरिया जबकि निकल गया। तो ये है पावर। तो इससे पहले अभी इसके लेक्चर से पहले अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा तो आप ये एरिया नहीं निकाल सकते थे, अनलेस और अनटिल मतलब आप डिस्कवरी कर लेते तो नहीं निकाल सकते थे, अगर डिस्कवर नहीं करते तो नहीं निकाल सकते थे। अब आप इसको एग्जैक्टली निकाल सकते हो क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का टूल पता चल गया। तो जैसे डिफरेंशिएशन का टूल था, उससे हम लोगों ने क्या क्या निकाला था, हमने फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखा था, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाली थी। और अब जो दूसरा टूल हमारे पास आ गया वो इंटीग्रेशन का आ गया, उससे हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और मैंने इसका एक रफली ग्राफ बनाया है, इसको बहुत सीरियसली मत लीजिए, वैसे है तो प्रोफाइल यही है,
लेकिन थोड़ा सा ऐसे शिफ्टेड है। तो ये ग्राफ बनाया है इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग बना भी चुके हैं इनफैक्ट। और इस बार आपको ये एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का ये हैश्ड एरिया निकालना है। मतलब x इज चेंजिंग, x इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, सो वी इंटेंड टू फाइंड दिस एरिया। ओके, अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमने क्या किया कि हमने फॉर्मूला लगा दिया y इक्वल टू, जो हमारा फार्मूला था y इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, ये लगाया। y की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये dx हो गया। 1 to 2 जा रही है लिमिट्स। अब हमने क्या किया अगले स्टेप में, इसको हमने हम इसको dx को अंदर ले गए और इसको अलग अलग करके लिख लिया 3 पार्ट्स में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियस है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 2x dx 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 dx 1 to 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x to the power 3/3। फिर ये लिमिट्स लगा दी, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब फिर ये रूल समझिए, ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हैं, ये ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x dx, ये लिख दिया। ये 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा? dx, लिमिट चलेगी 1 to 2। अगले स्टेप में क्या करोगे? 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। अपर लिमिट 2 है, तो x की जगह आपने अपर लिमिट रख दी 2 to the power 3, और लोअर लिमिट 1 है, तो x की जगह फिर आपने लोअर लिमिट रख दी 1 to the power 3। दोनों को मैंने माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? मतलब ऐसे देखो, x, अगर मैंने केवल x को इंटीग्रेट करना है तो ये मान सकते हो कि यहाँ पे पावर 1 है, बिकॉज दिस इज इम्प्लाइड। और फिर अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो x to the power n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x to the power n+1, n की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, अपॉन 1 + 1 2, सो इट विल बी x²/2। तो ये हो जाएगा, x को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x²/2, लिमिट जाएंगी 1 to 2। फिर ये 2 आया, फिर यहाँ पे मैंने dx को इंटीग्रेट किया है। dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, याद रखो dx ये लिखा है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो x आएगा। dt को इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा, dz को इंटीग्रेट करोगे तो z आएगा। ये हो गया। तो यहाँ पे हमने dx को इंटीग्रेट किया है तो x आएगा। फिर हमने यहाँ लिमिट्स डाली, लिमिट्स डालते हैं। x की जगह अपर लिमिट, तो ये 2³ x की जगह लोअर लिमिट, ऐसे हो गया 1³ x की जगह अगले स्टेप में लिमिट डाली होगी यहाँ पे, और ये लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाली, ये 2⁵ 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर x की जगह यहाँ पे अपर लिमिट डालोगे तो 2² आएगा, और x की जगह लोअर लिमिट डालोगे तो 1² आएगा, और दोनों को माइनस कर दिया, 2 को 2 रहने दिया। फिर x की जगह अपर लिमिट डालो तो 2 आएगा, x की जगह लोअर लिमिट डालो 1 आएगा, माइनस, बीच में माइनस का साइन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 22/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो वी गेट द एग्जैक्ट एरिया 22/3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस एरिया, this hashed area. So this is the power of integration. This is the power of Mr. Newton, that you can get exact area. अगर इंटीग्रेशन के टूल आपको नहीं पता होता तो आप ये एरिया नहीं निकाल सकते थे, अनलेस और अनटिल आप खुद ही न्यूटन बन जाते और डिस्कवर कर लेते, वो बात अलग है। लेकिन मतलब वो थोड़ा इम्प्रॉबेबल है, लेकिन हो सकता है। लेकिन वैसे बहुत पॉसिबिलिटी कमी है, प्रोबेबिलिटी कमी है, लेकिन हो भी सकता है।
लेकिन ये एरिया आप नहीं निकाल सकते थे जब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन चल रहा है। तो ये भी मतलब एक रूटीन प्रॉब्लम है। तो यहाँ कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y इक्वल टू 3x² + 6x + 7 एंड द x एक्सेस। ये ग्राफ और x एक्सेस के बीच का एरिया निकालना है विद द ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 10। तो दिस इज लिटिल बिट टेक्निकल लैंग्वेज। ऑर्डिनेट्स मीन्स x कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 10 के बीच में ये पहले तो ये ग्राफ हमने रफली बना लिया ये, और ये x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 10 के नीचे का ये एरिया हमें निकालना है। दिस इज अवर इंटेंशन टू फाइंड दिस एरिया इज टू बी फाउंड। तो हमने वही काम किया, हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, और जो लिमिट्स जाएंगी अब की बार कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 5 to 10 जाएंगी। अब ये क्वेश्चन आप खुद करिए, मतलब अभी तो मैं कर ही रहा हूँ, अभी आप लोग खुद कर लीजिए इसको और एक बार देखिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। ये बहुत ही फेमस बुक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा, उसका क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे रख दी 3x² + 6x + 7 और लिमिट्स डाल दी। अगले स्टेप में देखिए हमने क्या किया, 3x² अलग अलग करके इसको 3 पार्ट्स में लिख दिया। 3x² dx 5 to 10, 6x dx 5 to 10, 7 dx 5 to 10। इन 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। x² को इंटीग्रेट करोगे अंदर बचेगा x² dx। x² को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x³ 3 5 to 10। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x को इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट x² 2 5 to 10। 7 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x 5 to 10। अब देखिए यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो और फिर आपने x की जगह अपर लिमिट रखी, वो हो गया 10³। लोअर लिमिट रखी x की जगह 5, तो ये हो गया 5³। दोनों को सेपरेट कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा 3। फिर x की जगह अपर लिमिट डाली 10², x की जगह लोअर लिमिट डाली 5², माइनस लगा दिया 7। x की जगह अपर लिमिट डाली 10, x की जगह लोअर लिमिट डाली 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और फिर जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 1135 स्क्वायर यूनिट्स एग्जैक्ट एरिया। दिस इज द पावर ऑफ इंटीग्रेशन, पावर ऑफ कैलकुलस। दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलस। फिर ये ग्राफ है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। This is y equal to sin x. So how to draw the graph of this function? So what we want, हम लोग चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। फंक्शन है y इक्वल टू साइन x, और निकालना क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x एंड x एक्सेस बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। ये पॉइंट जो है x इक्वल टू 0 का है और ये पॉइंट x इक्वल टू पाई का है। ये जो ग्राफ है, ये जब हम ग्राफ बनाना सिखा रहे थे तो हमने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाने का तरीका बताया था कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो मतलब ये हमने सामने ग्राफ बना रखा है। 0 का मतलब तो खैर 0 ही है, और ये π/2 जो हमने लिखा है, π/2 का मतलब होता है दिस मीन्स π/2 रेडियंस। π/2 रेडियंस मीन्स 90 डिग्रीज, और यहाँ लिखा है पाई, दिस इज पाई रेडियंस। सो पाई रेडियंस मीन्स ऑब्वियसली 180 डिग्रीज। तो ये एरिया हमको मान लीजिए निकालना है। यहाँ लिखा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई के बीच का ये हैश्ड एरिया निकालना है। अब देखिए आप ये ना समझिए कि ये सर्किल है, ये सर्किल का पार्ट नहीं है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अगर सर्किल होता तो आप एरिया आपको रटा ही होता उसका, आप बता देते, तुरंत एरिया बता देते। πr² पूरे सर्किल का, तो आप कहते आधा लग रहा है तो πr²/2, मतलब ये सर्किल नहीं है। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और वैसे किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए आपको कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखिए बन रहा है।
तो पहले तो हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाना हमने बता दिया था, पहले बता चुके हैं। अब हम ये एरिया, हमारा इंटेंशन है ये एरिया निकालना। तो इसके लिए हमने एरिया का जो फॉर्मूला हमने इस्टेब्लिश किया है वो लगा दिया, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, यहाँ पे रख दी, और लिमिट्स डाल दी हमने 0 से पाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इट इज़ इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये लिख दिया, और फिर लिमिट्स डाल दी 0 से पाई। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x है, पहले x की जगह अपर लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा cos पाई, फिर x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा cos 0। अब cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो मतलब ये जो एरिया हमारा था ये एग्जैक्टली 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्योंकि कैलकुलस, मतलब ये क्योंकि सर्किल का आधा नहीं है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि कितने पावरफुल टूल है। अब इसी तरह से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, स्फीयर का एरिया 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है और स्फीयर का एरिया 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है? अब ये आप सोचिएगा थोड़ा, मतलब मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा सोचने वाली चीज़ है कि ये भी कैलकुलस से आ जाएगा। मतलब ये कैलकुलस की पावर है कि वो भी कैलकुलस से आ जाएगा कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, और अगर एक स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है। सो इवन इफ़ यू रैप योर हेड यू कैन फाइंड इट आउट बाय कैलकुलस, बाय इंटीग्रेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये इंटरेक्शन पसंद आया होगा, और कैलकुलस की दुनिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपकी दिलचस्पी बढ़ रही होगी। अगर आपको ये एक्सचेंज पसंद आया हो, इंटरेक्शन पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे, बाय।